हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस एक बार फिर से हम मिल गए हैं एक और बेहतरीन और लाजवाब सेशन के साथ। तो आइए मिलकर जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास के अंदर जो है वो हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपको हर एक एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर इस क्लास को आप कंप्लीट देखते हैं तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको एक क्वेश्चन तो जरूर आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देरी हम नहीं करते, स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लास का हमारा आ रहा है। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास ऑफ 1 kg, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास 1 kg का मास है, 1 kg का उसका क्या है, मास है, सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन का उसके ऊपर क्या लगाया गया, फोर्स लगाया गया, इट मूव्स विद, ये मूव करेगा। यानी कि यदि 1 किलोग्राम का द्रव्यमान वाली वस्तु, किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह वस्तु गति करती है। किस रेट से वो गति करेगी? 1 मीटर पर सेकंड की चाल से वो चलेगी, या 1 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से चलेगी, या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलेगी, या फिर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलेगी। देखिए क्वेश्चन के अंदर आप क्या रखना, आपको एक फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू क्या है, एम इंटू में ए। और यहां पर आपको दे क्या चीज रखी है, दे रखा है आपको फोर्स भी दे रखा है और मास भी दे रखा है। इसका मतलब फोर्स और मास को एक साइड में कर लीजिए, F डिवाइड बाय एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ए हो जाएगा। यानी कि 1 न्यूटन का आपको फोर्स दे रखा है, 1 डिवाइड बाय 1 kg का आपको मास दे रखा है 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए। इसका मतलब ए की वैल्यू जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलेगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से ये चलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर 1 मीटर पर सेकंड की चाल से क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट हमारा पहले से ही मूव कर रहा है, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट की पहले से कुछ स्पीड थी, तो उसके अंदर एक्सेलेरेशन जरूर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 1 मीटर पर सेकंड की चाल से चलेगा या 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वो चलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है बिल्कुल, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से वो चलेगा। ठीक है, तो ये अच्छे से क्या रखना है, आपको माइंड के अंदर रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल प्रोड्यूस मोस्ट हीट पर यूनिट मास, यानी कि कौन सा ऐसा कोयला यहां पर दिया गया है जो कि पर यूनिट मास आपको ज्यादा हीट देता है, यानी कि सबसे ज्यादा हीट देने वाला कोयला यहां पर कौन सा है? बिटुमिन्स है, या फिर लिग्नाइट है, या फिर एंथ्रासाइट है, या फिर पिट है। ठीक है, बिटुमिन्स यानी कि लिग्नाइट या एंथ्रासाइट या फिर पिट। तो यहां पर आपको क्या रखना है, यहां पर ये चारों जो आपको दिए गए ऑप्शन के अंदर ये कोयले की किस्में दी गई हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पिट की बात करें तो सबसे घटिया किस्म का कोयला यही है। ठीक है, सबसे पुअर क्वालिटी का जो कोल है हमारा वो क्या है, वो है पिट। और अगर मैं बात करूं कार्बन परसेंटेज की, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बिलो 60% क्या होता है, कार्बन इसके अंदर होता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करूं मैं एंथ्रासाइट की, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अबाउ 80%। ठीक है, अबाउ 80% यहां पर क्या होता है, कार्बन होता है, अबाउ 80%। ठीक है, अगर लिग्नाइट की मैं बात करता हूं, इसके अंदर कार्बन का जो परसेंटेज है वो रहता है आपका 60 से लेकर 70% तक, 60 से लेकर 70% तक। और अगर मैं बिटुमिन्स की बात करूं तो यहां पर कार्बन का जो परसेंटेज रहता है वो रहता है 70 से लेकर 80% तक, यहां पर क्या रहता है, कार्बन का परसेंटेज रहता है। यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा कार्बन का परसेंटेज जो है वो किसके अंदर है, वो एंथ्रासाइट के अंदर है। किसके अंदर है, एंथ्रासाइट के अंदर। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट है। सबसे बेस्ट किस्म का कोयला है आपका एंथ्रासाइट, और यही आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर भी, यही आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर भी है। यानी कि एंथ्रासाइट आपको पर यूनिट मास जो है वो एंथ्रासाइट सबसे ज्यादा यहां पर क्या देगा, हीट देगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोल जो हमारा है वो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से होते हैं, ये वो सोर्सेज होते हैं जो एक बार अगर खत्म हो गए तो उनके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। ठीक है, यानी कि दोबारा अगर उनको आपको यूज करना है तो लाखों करोड़ों साल आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो कोयला आपका बन सकता है। ठीक है, यानी कि एक बार यूज कर लिया, एक बार खत्म हो गया तो ये एट ए टाइम आपका दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे सोलर एनर्जी है,
तो वो क्या है, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि एक बार आपने यूज कर ली लाखों करोड़ों साल तक आपको मिलती रहेगी, कैसे भी आप यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है, ध्यान रखना है अच्छे से, क्या रखना है, माइंड के अंदर रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Who among the following developed the technology of underground nuclear explosion, यानी कि अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की टेक्नोलॉजी जो है वो किसने यहां पर विकसित की है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भूमिगत परमाणु विस्फोट तकनीकी विकसित की है। तो आप एक बात जानते हैं, ठीक है, आप जानते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में। ठीक है, ये ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ये ऑप्शन क्या रहेगा क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इनको ही बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। ठीक है, तो अच्छे से क्या रखेंगे, ये चीज आप माइंड के अंदर रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूं कि अगर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बात करूं तो अब तक इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने अब तक 2 टेस्ट किए हैं। अब तक क्या किए हैं, 2 टेस्ट किए हैं। एक तो किया था मई 1974 के अंदर, किसी के अंदर किया था, मई 1974 के अंदर किया था। ठीक है, और इसका ये जो है इसके टाइम में पीएम जो थे ना वो थे इंदिरा गांधी। ठीक है, पीएम कौन थे, इंदिरा गांधी थे। ठीक है, इंदिरा गांधी उस टाइम में क्या थे, पीएम थे। और इसका एक कोड नेम भी दिया गया था, इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था, स्माइलिंग बुद्धा, इसका एक कोड नेम भी दिया गया था। ये पहला जो परमाणु परीक्षण जो है वो किया गया था। ठीक है, इंडिया के अंदर। और दूसरा किया गया था, दूसरा आपका किया गया था मई 1998 के अंदर, मई 1998 के अंदर किया गया था। इस टाइम के पीएम भी आपको ध्यान रखने कि किस पीएम की मौजूदगी के अंदर या किस पीएम के टाइम के अंदर ये जो है आपका किया गया है, ये परीक्षण आपका किया गया है। और पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, पीएम कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, ये थे आपके पीएम उस टाइम के अंदर। और एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, इसका एक कोड नेम भी यहां पर क्या किया गया था, यहां पर 5 जो परमाणु परीक्षण जो है वो एक साथ किए गए थे। ठीक है, 1 बाय 1। ठीक है, तो यहां पर इसका नाम था आपका ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, तो ये परीक्षण भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो किन्हें कहा जाता है, तो वो कहा जाता है डॉक्टर होमी भाभा को। ठीक है, इसके अलावा आपने इसरो के बारे में सुना है। ठीक है, इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो के संस्थापक कौन थे, तो इसरो के संस्थापक थे आपके डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जो है इन्होंने इसरो की क्या की थी, स्थापना की थी। तो ये भी क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर फिलहाल इतना ही, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय अ मैन इज ग्रेटेस्ट, यानी कि एक मैन के द्वारा, यानी कि मैं अगर जमीन पे खड़ा हूं आपका, ठीक है, तो किस समय या किस पोजीशन के अंदर मैं जो है ग्राउंड पे सबसे ज्यादा प्रेशर लगा सकता हूं। ठीक है, तो आपको एक बात का पता है, प्रेशर जो है वो आपका इज इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। और यहां पर फोर्स कौन बनेगा, फोर्स बनेगा हमारा वेट, फोर्स कौन बनेगा, हमारा वेट। ठीक है, यानी कि फोर्स की जगह आप वेट भी लिख सकते हैं। अगर वेट में लिखूं तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय हो जाएगा हमारा एरिया, वेट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा एरिया। तो या ध्यान से देखो, ध्यान से अगर देखेंगे तो एरिया, और क्योंकि वेट तो चेंज नहीं होगा, अब जो भी पोजीशन यहां पर दे रखी है उसके अंदर वेट थोड़ी हमारा चेंज हो जाएगा, वेट हमारा चेंज नहीं होगा। चेंज होने वाली चीज यहां पर क्या है, चेंज होने वाली चीज यहां पर एरिया। और मैं बात करूं तो प्रेशर जो है वो एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि एरिया जितना कम होगा, एरिया जितना कम होगा, प्रेशर उतना ही हम क्या लगाएंगे, ज्यादा लगाएंगे। तो किस पोजीशन के अंदर हमारा जो ग्राउंड को टच करने वाला एरिया है वो सबसे कम होगा, तो किस पोजीशन के अंदर होगा वो, व्हेन लाइज डाउन द ग्राउंड। ठीक है, यानी कि अगर जमीन पर लेट जाएं तो एरिया कम होगा, या फिर व्हेन स्टैंड ऑन द टोच ऑफ 1 फीट, यानी कि जब एक पैर की उंगली पर खड़ा होता है, अगर एक पैर की उंगली पर हम खड़े हो जाएं तो हमारा जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है ग्राउंड के साथ वो क्या होगा, वो सबसे कम होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू बाकी जो यहां पर सिचुएशन यहां दे रखी है। तो ध्यान रखेंगे कि इस कंडीशन में हम प्रेशर क्या लगाएंगे, सबसे ज्यादा लगाएंगे। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है हमारा, राइट आंसर है। ठीक है,
तो अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। इस तरह से आप क्या रखना है, आपको थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको क्या है, कॉन्सेप्ट पे चलना होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे अगर चलेंगे, चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, चीज़ों को माइंड में रखेंगे, फॉर्मूला भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन जो है वो आपको डिफिकल्ट लगने लग जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या रखना है, आपको ये जो फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, या फिर कोई इक्वेशन है, वो आपको क्या रखनी होती है, माइंड में रखनी होती है, तो आसानी से आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। When you pull out the plug connected to an electrical appliance, you often observe a spark. To which property of appliance is this related? यानी कि जब आप स्विच को एकदम हटाते हैं ना, ठीक है, कनेक्शन को एकदम जब हटाते हैं आप, ठीक है, तो आपने खुद से ही महसूस किया होगा कि वहां पर एक चिंगारी उत्पन्न होती है, ठीक है, वहां पर एक चिंगारी उत्पन्न होती है। वो क्यों होती है? जब आप किसी विद्युत उपकरण से जुड़े प्लग को बाहर निकालते हैं तो आप अक्सर एक चिंगारी देखते हैं। यह उपकरण की किस संपत्ति से संबंधित है? यह उपकरण की किस संपत्ति से संबंधित है, ठीक है। रेजिस्टेंस से है, या फिर इंडक्टेंस से है, या फिर कैपेसिटेंस से है, या फिर वेटेज से है, या फिर वाट क्षमता से, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि जो आपने ये महसूस भी किया हुआ कि एकदम से हम प्लग हटा रहे हैं, ठीक है, प्लग अगर हटा रहे हैं तो वहां पर चिंगारी उत्पन्न होती है। वहां पर क्या होती है? चिंगारी उत्पन्न होती है, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है भी, कोई भी कंडक्टर जो होता है ना आपका, कोई भी जो कंडक्टर होता है वो अपने अंदर जो करंट है, ठीक है, जो करंट आपका चल रहा है उसके चेंज होने का विरोध करता है। उसके चेंज होने का क्या करता है? विरोध करता है, ठीक है। अब वो जो प्लग है उसके आगे क्या लगा हुआ? उसके आगे कंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है। वो भी क्या चाहेगा? वो भी चाहेगा कि वो उसके अंदर जब करंट आपका जीरो होगा, यानी कि करंट जब चेंज होगा, तो वो उसका विरोध करता है। उसके विरोध में वो चिंगारी उत्पन्न करता है। वो चिंगारी क्या होती है? उत्पन्न होती है आपकी जो आपके कंडक्टर की ये वाली प्रॉपर्टी होती है, इसको आप इंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस बोलते हैं। तो इंडक्टेंस के कारण जो है वो आपकी चिंगारी उत्पन्न वहां पर होती है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे प्रेरकताओं, किसके कारण? प्रेरकताओं के कारण या इंडक्टेंस के कारण जो है वो चिंगारी उत्पन्न होती है, ठीक है। ये आपने महसूस भी किया होगा, ये आपने रियलाइज भी किया होगा, देखा भी आपने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ के बारे में आपसे कहा गया है सेम फॉर ऑल कलर, और सारे कलर के लिए सेम होती है। शॉर्टर फॉर ब्लू लाइट एंड देन फॉर रेड, शॉर्टर फॉर रेड लाइट देन फॉर ब्लू, मैक्सिमम फॉर येलो लाइट, मैक्सिमम फॉर येलो लाइट, ठीक है। तो यहां पर क्या देखिए, फोकल लेंथ के बारे में कुछ लोगों का थोड़ा सा गलत विचार भी होता है कि फोकल लेंथ क्या होती है, ठीक है। देखिए फोकल लेंथ क्या होती है, अगर किसी भी लेंस की या किसी भी मिरर की फोकल लेंथ के बारे में अगर पूछा जाए तो फोकल लेंथ क्या होती है? देखिए फोकस से लेकर और जो आपके ऑप्टिकल सेंटर होता है वहां तक की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, या फिर मैं कहूं ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जो प्रिंसिपल फोकस होता है वहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसको आप फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो आपका फोकस होता है उस वो क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस की अगर बात करें तो वो क्या होता है? तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर इनफाइनाइट से रेज आ रही है, इनफाइनाइट से क्या आ रही है? रेज आ रही है, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई रेज आ रही है, ठीक है, तो वो रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर मिलती है उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये वाला लेंस मैं यूज कर रहा हूं, ये वाला लेंस क्या कर रहा हूं? यूज कर रहा हूं। ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है मेरा, तो अगर इसके पैरेलल कोई रेज आ रही है, मान लीजिए पैरेलल आपकी दो रेज आ रही है, ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन, क्योंकि अगर लेंस है तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, और अगर मिरर होगा तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो अगर ये रिफ्रैक्शन के बाद कहां पर ये एक दूसरे से मिलती है, इस पॉइंट पे अगर मिल रही है, तो इस पॉइंट पे इस लेंस का क्या है? प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या है? प्रिंसिपल फोकस है। और यहां पर क्या है? यहां पर आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको फोकल लेंथ कहा जाता है, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताइए आप, जो भी कलर की लाइट है जो कि ज्यादा डिफ्लेक्ट अगर होती है तो वो पहले मिल जाएगी ना। अगर ज्यादा डिफ्लेक्ट होती है, ज्यादा एंगल से, मान लीजिए ये आपकी रेड कलर की लाइट थी, लेकिन सारे कलर की लाइट एक जैसी नहीं मुड़ती है, ठीक है। वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, जिसकी वेवलेंथ क्या है?
ज्यादा है वो जल्दी से नहीं मुड़ पाती है, वो ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट नहीं होती है। लेकिन जिसकी वेवलेंथ कम है वो ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। इसी के स्थान पर अगर वॉयलेट का यूज करते ना, यही रे मान लीजिए वॉयलेट होती तो ये पहले मुड़ जाती, तो इसका फोकस यहां पर आ जाता, इसका फोकस कहां पर आ जाता, यहां पर आ जाता, तो फिर ये होती फोकल लेंथ। यानी कि फोकल लेंथ सबसे ज्यादा किस केस में होगी, सबसे ज्यादा तब होगी जब आपकी वेवलेंथ जो भी कलर आ रहा है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो लेंस की फोकल लेंथ भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। लेंस की फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब यहां पर कलर का अगर बात करें, ठीक है, तो कलर अगर विबग्योर की मैं बात करूं, किसकी बात करें, और विबग्योर की अगर बात करें, विबग्योर कलर पैटर्न की अगर बात करें, तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है, सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्घ्य होती है, मैक्सिमम जो आपकी वेवलेंथ होती है, ठीक है, मैक्सिमम वो होती है रेड लाइट की। मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की होती है। और मिनिमम जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, मिनिमम होती है आपके वॉयलेट की। मिनिमम वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है। तो इसका मतलब लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो सबसे ज्यादा किसके लिए होगी, रेड के लिए, और सबसे कम किसके लिए होगी, वॉयलेट के लिए, ठीक है। यहां पर लिख रखा है मैक्सिमम फॉर येलो लाइट, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं होगी, येलो तो यहां पर कहीं आएगा ना, ठीक है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ये ऑप्शन क्या हो गया, हमारा गलत हो गया, ठीक है। शॉर्टर फॉर रेड लाइट देन फॉर ब्लू, यानी कि ब्लू लाइट के लिए शॉर्टर है और रेड के लिए क्या है, सॉरी रेड के लिए शॉर्टर है और ब्लू के लिए क्या है, शॉर्टर नहीं, यानी कि ब्लू के लिए ज्यादा है वेवलेंथ। तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि रेड के लिए शॉर्टर नहीं, रेड के लिए तो सबसे ज्यादा है वेवलेंथ, सबसे ज्यादा इसकी वेवलेंथ है, तो फोकल लेंथ क्या होगी, लेंस की सबसे ज्यादा होगी। यानी कि शॉर्टर फॉर ब्लू लाइट देन फॉर रेड, देन फॉर रेड, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। द सेम फॉर और कलर, सेम भी आपका नहीं होता है, सेम भी नहीं होता है। तो ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे, ये ट्रेंड आपको क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा जो फोकल लेंथ होगी वो किस कलर के लिए होगी, रेड के लिए होगी, उसके बाद कम होगी ऑरेंज के लिए, उसके बाद कम होगी येलो के लिए, उसके बाद कम होगी ग्रीन के लिए, उसके बाद कम होगी ब्लू के लिए, उसके बाद कम होगी इंडिगो के लिए, और उसके बाद सबसे कम जो होगी वो किसके लिए होगी, और वॉयलेट कलर के लिए होगी, ठीक है। तो ये इतना आपको क्या रखना है, माइंड में रखना है, इतना क्वेश्चन के अंदर क्या रखना है, ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला है अभी कि वेवलेंथ जिस कलर की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसके लिए जो फोकल लेंथ लेंस की होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो अच्छे से क्या रखना है, माइंड में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। If the door of a running refrigerator is closed room is kept open, यानी कि किसी फ्रिज की, किसी रेफ्रिजरेटर की डोर जो है वो आप खुली छोड़ दे अगर कमरे के अंदर, ठीक है, छोड़ के देख लेना, एक बार छोड़ के देख भी लेंगे, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट तो नहीं करना, फ्रिज आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। रेफ्रिजरेटर जो है वो खराब भी हो सकता है, ठीक। तो ये घर पे तो करके नहीं देखना है, लेकिन करके अगर देखना चाहते हैं, ठीक है, आपको मतलब रेफ्रिजरेटर की चिंता नहीं है, ठीक है, आपको अपने एक्सपेरिमेंट से मतलब है, तो आप करके भी देख सकते हैं। व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट ऑन द रूम टेम्परेचर, एक्चुअली में रूम टेम्परेचर बोलने की कोशिश करें। इट विल कूल द रूम, इट विल हीट द रूम, इट विल मेक नो डिफरेंस ऑन द एवरेज टेम्परेचर, इट विल मेक टेम्परेचर गो अप एंड डाउन, यानी कि क्या करेगा, यह कमरे को ठंडा कर देगा या फिर यह कमरे को गर्म कर देगा, या फिर इससे औसत तापमान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर इससे तापमान ऊपर नीचे होगा। तो ध्यान रखेंगे कि अगर किसी रेफ्रिजरेटर को आपने बंद कमरे के अंदर खुला छोड़ दिया, ठीक है, तो रूम क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, रूम क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितनी हीट वो लेगा उससे ज्यादा हीट वो देने लग जाएगा, उससे ज्यादा हीट वो देगा फिर, ठीक है। तो ध्यान रखें, कमरा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, यह कमरे को क्या कर देगा, गर्म कर देगा। यानी कि बी ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। बी ऑप्शन क्या है क्वेश्चन का, बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। मैक्सवेल हैड प्रेडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन विच ईयर, इन विच ईयर। मैक्सवेल ने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भविष्यवाणी जो है वो किस साल की थी, किस ईयर के अंदर की थी, ठीक है। तो आजकल ये भी आपको ध्यान रखना है, जो सन वाले क्वेश्चन है, ठीक है, हालांकि मैंने दो तो पहले आपको बता दिए सन वाले क्वेश्चन, ठीक है। एक तो मई 1974 आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था,
1 मई 1998, ठीक है, जो जिसके अंदर हमने सेकंड जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट किया था। और एक ये भी आपका सन वाला क्वेश्चन आ गया है, तो ये क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगर मैक्सवेल की बात करें, किसकी बात करें, मैक्सवेल की बात करें, तो मैक्सवेल ने 1855 के अंदर 1855 के अंदर यह पता लगाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम की भी कोई चीज होती है। एक्चुअल में क्या कहा गया था, एक्चुअल में लाइट के ऊपर डिस्कशन चल रहा था। किसके ऊपर चल रहा था, लाइट जो हमारी है इसके ऊपर क्या चल रही थी, इसके ऊपर थ्योरीज चल रही थी उस टाइम के अंदर 1855 के अंदर, ठीक है। हालांकि 1600 से चल रही थी, ठीक है, 1600 से जब आपके पहले सबसे पहले न्यूटन आए थे, न्यूटन ने क्या बोला था, न्यूटन ने बोला था कि लाइट जो है एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, लाइट जो है कार्पस्कल है, ठीक है, ये न्यूटन ने बोला था। उसके बाद एक साइंटिस्ट और आ गए थे, ठीक है, जिनका नाम था हाइगन। हाइगन ने कहा कि नहीं, लाइट एक वेव की तरह काम करती है, और हाइगन ने कहा था कि लाइट एक मैकेनिकल वेव होती है, यानी कि यांत्रिक तरंग होती है, ठीक है। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट और आ गए थे जिनका नाम था मैक्स प्लैंक, ठीक है, मैक्स प्लैंक और अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन दोनों ने कहा था कि लाइट पार्टिकल है। और मैक्स प्लैंक ने कहा था कि लाइट एक पार्टिकल है, यानी कि फोटोन होती है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसका प्रूफ भी दे दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, ठीक है। लेकिन बाद में क्या कहा गया, बाद में ये मान लिया गया था उस टाइम के अंदर कि लाइट फोटोन की फॉर्म में चलती है। हालांकि आज भी यही मानते हैं कि लाइट फोटोन की फॉर्म है, यानी कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है, लाइट के ड्यूल नेचर होते हैं, क्योंकि बाद में आपके डी ब्रोगली साहब थे, ठीक है, डी ब्रोगली ने कहा था कि लाइट जो है वो ड्यूल नेचर की होती है, या फिर कोई भी मैटर जो है वो ड्यूल नेचर की तरह ड्यूल नेचर होते हैं उसके, यानी कि वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है। लेकिन उसी टाइम के अंदर मैक्सवेल जी आए थे, हाइगन ने कहा था कि लाइट एक मैकेनिकल वेव होती है, लेकिन मैकेनिकल वेव जो होती है उनका पोलराइजेशन नहीं होता, जबकि लाइट का पोलराइजेशन होता है, ठीक है। तो मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल ने कहा कि लाइट जो है वो एक मैकेनिकल वेव नहीं है, जबकि लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है, जो कि कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। किस सन के अंदर कहा था, 1855 के अंदर, 1855 के अंदर। तो ये आपको क्या रखना है, माइंड के अंदर रखना है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बॉय हैज मास ऑफ 6 kg, एक लड़का है जिसका मास क्या है, 6 kg है। ऑन द अर्थ व्हेन मेजर्ड ऑन द मून इट्स मास वुड बी, इसका मास जो है वो होगा। मास के बारे में बात की गई है, देखो वेट के बारे में बात नहीं की गई है, ठीक है। और मास और वेट के अंदर एक डिफरेंस यही भी है, मास और वेट की अगर बात करें, ठीक है, मास और वेट की अगर बात करें, ठीक है, तो मास क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, उसमें कितना मैटर है आपका, टोटल कितना मैटर है उसके अंदर, वो क्या होता है, वो मास होता है किसी भी मटेरियल का, ठीक है। और मास जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, मास क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है आपकी, जो कि चेंज नहीं होती है, जो कि चेंज नहीं होती है। आप यहां पर 6 kg है, चाहे मून पे चले जाइए, चाहे आप बृहस्पति ग्रह पे चले जाइए, मास चेंज हो सकता है स्पीड के साथ, किसके साथ, स्पीड के साथ, ठीक है। हालांकि स्पीड के साथ मास जो है वो चेंज हो सकता है आपका, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन वो भी बहुत छोटे मास के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास है, प्रोटॉन का मास है, ठीक है, तो उनके लिए एप्लीकेबल है वो, बड़े मास के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। यानी कि क्वांटम लेवल पे अगर बात करें तो मास क्या होता है, मास कांस्टेंट होता है, लेकिन वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं होता। वेट क्या होता है, वेट होता है कि कोई भी प्लैनेट जो है वो किसी भी वस्तु को अपनी तरफ किस फोर्स से खींचता है। जैसे अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ किस फोर्स से खींच रही है, वही क्या होता है, वही वेट होता है, वही क्या होता है, वेट होता है, ठीक है। और वेट के लिए जो फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है m इंटू में जी, m इंटू में जी जहां पर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्रेविटी अलग अलग प्लैनेट की अलग अलग है, ठीक है, मून की अलग है, अगर बात करें शुक्र ग्रह की तो अलग है, पृथ्वी की बात करें तो अलग है, ठीक है। तो ये क्या है, ये चेंज होती रहती है, तो वेट क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। अगर मून की बात करें, मून की अगर बात करें तो मून की जो ग्रेविटी है, मून का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो अर्थ की तुलना में 6 गुना कम है, तो वहां पर वेट जो 6 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। अगर 60 न्यूटन का कोई व्यक्ति जाएगा मून के ऊपर, तो उसका वेट क्या क्या दिखाएगा, 10 न्यूटन, ठीक है। लेकिन मास जो है वो आपका चेंज नहीं होता है, मास क्या है, मास आपका कांस्टेंट रहता है। तो ध्यान में रखेंगे कि एक 6 kg का, अगर 6 kg मास वाला कोई भी वही है, अगर मून पे पहुंच गया तो उसका मास तो 6 kg रहने वाला है, मास तो कितना रहने वाला है, 6 kg। बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया होगा,
लेस नियरली 1 kg, बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया होगा, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सोचा कि वेट के बारे में पूछ रहा है, और वेट के बारे में पूछ रहा है तो 1/6 इंटू में 6, क्योंकि 6 गुना चांद पे कम है, ठीक है, तो कितना आ गया, 1 आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन यहां पर वेट की बात नहीं हो रही है, यहां पर किसकी बात हो रही है, यहां पर सिर्फ बात हो रही है द्रव्यमान की, किसकी बात हो रही है, यहां पर द्रव्यमान की बात हो रही है, तो द्रव्यमान आपका चेंज नहीं होगा, वही 6 kg ही रहने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बार मैं साइड में हो जाता हूं। ट्रांसफॉर्मर एक प्रकार का उपकरण है, ट्रांसफॉर्मर इज काइंड ऑफ अप्लायंस दैट कैन, अब ट्रांसफॉर्मर जो है शक्ति बढ़ाता है, वोल्टेज बढ़ाता है, वोल्टेज कम करता है, करंट और वोल्टेज मापता है, ठीक है। नीचे दिए गए कोड में से आपको सही उत्तर जो है वो चुनना है, केवल 4 है, 1 और 4 सही है, 2 और 3 सही है, 2, 3 और 4 सही है, तो यहां पर आपको आइडिया लगाना है कि कौन सा जो है वो सही होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं ट्रांसफार्मर की, किसकी बात करें, ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो आपका वोल्टेज के ऊपर काम करता है, किसके ऊपर काम करता है, वोल्टेज को ये कम भी कर सकता है और ज्यादा भी कर सकता है। ट्रांसफार्मर बेसिकली आपके 2 तरह के होते हैं, ठीक है। इसके कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं ट्रांसफार्मर के। एक होता है आपका स्टेप अप, क्या होता है, स्टेप अप, ठीक है, और एक होता है आपका स्टेप डाउन, तो 2 तरह के ट्रांसफार्मर आपके होते हैं, ठीक है। स्टेप अप क्या काम करेगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा, और स्टेप डाउन क्या काम करेगा, वोल्टेज को घटाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज पे बेसिकली काम करता है ट्रांसफार्मर। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी करंट के लिए ही होते हैं, ठीक है। डीसी करंट की अगर बात करें तो डीसी करंट के लिए कोई भी ट्रांसफार्मर आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि डीसी जो है उसका वोल्टेज जो है वो फिक्स रहता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। लेकिन एसी का पोटेंशियल डिफरेंस हम कम या ज्यादा कर सकते हैं ट्रांसफार्मर का यूज करके, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे कि वोल्टेज को बढ़ाता भी है, बढ़ा भी सकता है, और वोल्टेज को कम करता है, वोल्टेज को कम भी कर सकता है, यानी कि 2 और 3 जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन 2 और 3 जो है वो आपके करेक्ट हैं, बाकी यहां पर करेक्ट नहीं है, यानी कि शक्ति के ऊपर काम नहीं करता है, या फिर करंट और वोल्टेज को मापता नहीं है, मापता नहीं, ठीक है। तो अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे ये वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन अमंग द फॉलोइंग कलर हैज हाईएस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ किस कलर की है। तो थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस कलर की वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा होती है, किस कलर की वेवलेंथ जो है सबसे कम होती है। यहां पर ऑप्शन आप देख लीजिए, वॉयलेट, ग्रीन, येलो, रेड, बैंगनी, हरा, पीला और लाल। तो अगर वेवलेंथ की बात करें, एक पैटर्न है आपका, ठीक है, ध्यान रखेंगे, विबग्योर, एक पैटर्न है आपका विबग्योर, और विबग्योर के अंदर अगर बात करें तो वी जो होता है वो किसके लिए आता है, वॉयलेट के लिए, आई इंडिगो के लिए, बी ब्लू के लिए, जी ग्रीन के लिए, वाई येलो के लिए, ओ ऑरेंज के लिए, और आर रेड के लिए आता है, ठीक है। और अगर बात करें वेवलेंथ सबसे ज्यादा, यानी कि जो आपका वॉयलेट कलर होता है उसकी मिनिमम वेवलेंथ होती है, क्या होती है, मिनिमम वेवलेंथ होती है, ठीक है। वेवलेंथ को हिंदी में आप तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तरंग दैर्ध्य जो वॉयलेट की है वो सबसे कम होती है, ठीक है। लेकिन यहां पर बात करें रेड की, क्या होती है, रेड की मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो रेड कलर की है, जबकि मिनिमम वेवलेंथ जो है वो किसकी है, वो वॉयलेट कलर की, ठीक है। और नीचे जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे ये ट्रेंड आपका चलता रहेगा, यानी कि सबसे कम है वॉयलेट की, उसके बाद ज्यादा है इंडिगो की, उसके बाद ब्लू की, उसके बाद ग्रीन की, उसके बाद येलो की, उसके बाद ऑरेंज की, और रेड की सबसे ज्यादा, रेड की क्या है, सबसे ज्यादा है। और यहां पर क्या पूछा गया आपको, हाईएस्ट वेवलेंथ पूछा गया, हाईएस्ट वेवलेंथ जो है वो किस कलर की होगी, रेड कलर की होगी, किसकी होगी, रेड कलर की होगी। एक चीज मैं आपको और यहां पर बता दूं कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसका स्कैटरिंग जो है उतना ही क्या होता है, कम होता है। जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा है उसका स्कैटरिंग यानी कि मुड़ता वो कलर उतना ही कम है, ठीक है। इसलिए जो आपकी ये बत्तियां बनाई जाती है, रेड लाइट आपने देखे, तो रेड लाइट रेड कलर की क्यों बनाई जाती है, क्योंकि दूर से ही वो आपको दिखाई दे जाए इसलिए, ठीक है। क्योंकि रेड कलर जो है वो मुड़ेगा बहुत कम, सीधा चलेगा वो, ठीक है। अब सीधा चलेगा, एक तो मान लीजिए लाइट आपकी मुड़ रही है बीच में, तो वो आपको बहुत दूर तक दिखाई नहीं देगी, जबकि रेड कलर जो है वो बहुत कम मुड़ता है, तो वो आपको बहुत दूर तक दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए जो है
वो आपका रेड कलर का बनाया जाता है। इसके अलावा आप घर में देखते हैं कि घर में जो करंट की वायर होती है, जो लाइव वायर होती है, वो रेड कलर की बनाई जाती है। खतरे के निशान जितने भी होते हैं, खतरे के सिंबल जितने भी होते हैं, वो रेड कलर के बनाए जाते हैं। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि रेड कलर जो है वो आपको दूर से दिखाई दे जाएगा, उसका स्केटरिंग जो है यानी कि मुड़ता बहुत कम है, वो मुड़ता नहीं है, ठीक है, बहुत दूर तक जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर चल सकता है वो, ठीक है। इसीलिए जो है खतरे के निशान हो गए आपके, या फिर आपकी लाइव वायर हो गई, या फिर रेड जो लाइट हो गई, ये रेड कलर की ही बनाई जाती है, ठीक है। तो अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। रेड कलर की वेवलेंथ जो है क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, और बैंगनी की क्या होती है, सबसे कम होती है। यानी कि सबसे कम अगर पूछा होता तो वायलेट हमारा आंसर बन जाता। चलिए नेक्स्ट देखिए, हु डिस्कवर्ड द विजुअल रीजन। विजुअल रीजन जो है इसी को आप क्या बोलते हैं, इसी को आप लाइट भी बोलते हैं। यही जो चीज है इसी को आप क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। विजुअल रीजन जो है, या फिर विजुअल रीजन को ही आप क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। और इस विजुअल रीजन जो आपका होता है, ठीक है, इसके अंदर आपके 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं, ठीक है। विजुअल रीजन की अगर बात करें तो इसी को आप क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। और इन 7 लाइट जो है वो 7 कलर का संगम है। इसके अंदर कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। लेकिन लाइट का कलर अगर आपसे पूछे तो वो क्या होता है, व्हाइट। लाइट का कलर कैसा होता है आपका, व्हाइट, ठीक है। ये 7 कलर जब एक साथ मिल जाते हैं तो व्हाइट कलर की लाइट बन जाती है। सन से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि सन से किस कलर की लाइट आती है। सन से जो लाइट आती है वो किस कलर की होती है, तो व्हाइट कलर की होती है। कैसी कलर की होती है? व्हाइट कलर की होती है। लेकिन स्कैटरिंग के कारण रेड कलर जो है वो पहले पहुंच जाता है, तो वो आपको रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है। दिखाई देना और वास्तविकता अलग अलग चीजें, ठीक है। तो रेड कलर का कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन जो है वो रेड कलर का क्यों दिखाई देता है, तो वो स्कैटरिंग के कारण। किसके कारण? स्कैटरिंग के कारण। जबकि सनलाइट जो है उसका कलर कैसा होता है? सनलाइट के कलर की अगर बात करें, सनलाइट का कलर कैसा होता है, तो सनलाइट का कलर कैसा होता है, व्हाइट। कैसा होता है? व्हाइट। और इसके अंदर 7 अलग अलग कलर होते हैं, जो कि आप किससे लिखते हैं? विबग्योर। ये आपके लाइट के कलर हैं, विबग्योर, ठीक है। वॉयलेट, ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। और ये जो विजुअल रीजन है इसके बारे में सबसे पहले आपको बताया था न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने। किसकी डिस्कवरी की थी? लाइट की डिस्कवरी की थी, या फिर विजुअल रीजन की डिस्कवरी की थी। अच्छे से क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा यहां पर देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन यहां पर दे रखे हैं, जे थॉमसन यहां पर दे रखे हैं, बोहर यहां पर दे रखे हैं। बोहर ने क्या पढ़ा? बोहर ने सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ा, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है उसको सबसे पहले बोहर ने पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा जे थॉमसन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कौन नहीं जानता? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारी चीजें किसने दी है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी है, ठीक है। यानी कि जो आप पढ़ते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है, मास एनर्जी इक्वेशन जो आप पढ़ते हैं, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या फिर अगर बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये सारी चीजें किसने बनाई है, किसने बताई है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताई है, ठीक है। और न्यूटन की अगर बात करें तो न्यूटन ने भी फिजिक्स के अंदर बहुत सारा योगदान दिया है, ठीक है। विजिबल रीजन की अगर बात करें तो इसकी डिस्कवरी भी किसने की है? न्यूटन ने किया। इसके अलावा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। इसके अलावा अगर बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन भी किसने दिया है? आपके न्यूटन ने दिया है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे इन महान साइंटिस्टों के बारे में। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। वी फाइंडर यूज्ड ऑटोमोबाइल्स टू लोकेट द पोजीशन ऑफ व्हीकल बिहाइंड आर मेड ऑफ, यानी कि जो पीछे के वाहनों की स्थिति का पता लगाने के लिए ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले दृश्यदर्शी किसके बने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा जो लैंग्वेज है वो आपको टफ दी गई है, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ इतना बताना है कि जो आप गाड़ियों के अंदर जो साइड मिरर आपके होते हैं, ठीक है, जो पीछे देखने वाले जो शीशे लगे होते हैं, वो किस मिरर के बने होते हैं, कौन से तरह का मिरर जो है वो उनके अंदर यूज होता है। तो ध्यान में रखें कि जो आपका मिरर है, अगर बेसिकली मैं बात करूं मिरर की, तो मिरर 3 तरह के आपके मिरर हैं। एक है आपका कॉनकेव मिरर, एक है आपका कॉन्वेक्स मिरर, और एक है आपका प्लेन मिरर। ये 3 तरह के मिरर जो हैं वो आपके पास उपलब्ध है, ठीक है। 3 तरह के मिरर जो हैं वो होते हैं। अगर मैं कॉनकेव की बात करूं तो ये ऐसा मिरर है जो कि उल्टी या सीधी कैसे भी इमेज बना सकता है, उल्टी भी बना सकता है और सीधी भी बना सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर ये मिरर आपने यूज कर लिया गाड़ी के अंदर साइड मिरर के रूप में,
तो हो सकता है कि ये उल्टी इमेज आपको दिखा दे। ठीक है, मान लीजिए कि आप स्कूटी पे या पीछे बस आ रही है, ठीक है, और जैसे ही आप बस को देखें बस आपको उल्टी दिखे, टायर ऊपर छत नीचे, तो फिर थोड़ा सा सोचने वाली बात है ना कि इसका तो यूज नहीं करना चाहिए। कॉन्वेक्स की अगर बात करें तो ये हमेशा सीधी इमेज बनाता है, और प्लेन की बात करें तो ये भी सीधी बनाता है। प्लेन की बात करें तो ये भी क्या बनाता है, सीधी बनाता है। लेकिन दोनों के अंदर फिर भी फर्क है, थोड़ा सा फर्क क्या है कि ये हमेशा हमेशा छोटी इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है, छोटी, यानी कि स्मॉल इमेज बनाता है। और ये इमेज बनाता है हमेशा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर इमेज बनाता है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि आपके स्कूटी का मिरर इतना सा होता है। ठीक है, अब मान लीजिए पीछे बस आ रही है और पूरी की पूरी बस आपको देखनी है, तो उसकी इमेज बस के जितना बस है उतनी बड़ी इमेज बन गई, तो क्या ये मिरर के अंदर पूरा देख पाओगे आप बस को? नहीं देख पाओगे, तो इसलिए इसका भी यूज नहीं करते। तो बच कौन गया, ये छोटी इमेज बना के आपको पूरी की पूरी बस दिखा सकता है। ठीक है, यानी कि कौन से मिरर का यूज करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करना चाहिए। किस मिरर का यूज करना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करना चाहिए। किस रूप में, जो आपके साइड मिरर होते हैं, ठीक है, या जो पीछे देखने वाले मिरर होते हैं। ठीक है, पीछे देखने वाले मिरर के अंदर भी दो मिरर होते हैं। एक तो आपका अगर गाड़ी के अंदर आप बैठे हैं तो बीच में जो मिरर लगा होता है, एक साइडों में लगे होते हैं। ठीक है, तो साइडों में जो आपके लगे होते हैं वो आपके होते हैं साइड मिरर। ठीक है, और बीच में जो लगा होता है वो होता है हैंगिंग मिरर। कौन सा होता है, हैंगिंग मिरर। ठीक है, तो ये जो आपके मिरर हैं ये भी दो तरह के होते हैं। तो दोनों तरह के जो मिरर हैं उनके अंदर कौन सा मिरर यूज किया जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। अगर बात करें हेडलाइट ऑफ व्हीकल के अंदर, व्हीकल की हेडलाइट के अंदर, तो व्हीकल की हेडलाइट के अंदर कॉनकेव यूज किया। हेडलाइट की अगर बात करें, किसकी बात करें, हेडलाइट की अगर बात करें तो हेडलाइट के अंदर कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। ध्यान रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। ठीक है, अच्छा कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एंटी थेफ्ट मिरर जो है वो किसको बोलते हैं। एंटी थेफ्ट मिरर इसी को बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को। किसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को। ठीक है, कई बार क्या होता है, जहां पर बड़ी बड़ी दुकानें होती है, बड़े बड़े जहां पर स्टोर होते हैं, ठीक है, जहां पर बहुत सारा सामान होता है, तो वहां पर ऊपर जो है ये मिरर लगाया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज्यादा होता है, पूरी की पूरी दुकान को आप एक मिरर की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का वहां पे यूज करते हैं। कई बार आपने मोड़ पे देखा होगा, जो मोड़ होते हैं ना, खतरनाक कोई टर्न है, ठीक है, तो वहां पर एक मिरर लगा होता है, वो भी कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। वो भी कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर का वहां पर यूज क्यों करते हैं, क्योंकि एक तो पूरी की पूरी चीज आपको दिखाई दे जाएगी, क्योंकि छोटी इमेज पर आता है, उल्टी नहीं दिखाई देगी, सीधी दिखाई देगी। ठीक है, इसलिए भी यूज करते हैं इसका। इसके अलावा इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है, यानी कि देखने का क्षेत्र जो है, बहुत सारे क्षेत्र को ये कवर कर लेता है। ठीक है, इसलिए इसी मिरर का यूज करते हैं। एंटी थेफ्ट मिरर हो गया, या फिर टर्न के ऊपर जो मिरर लगाए जाते हैं, या फिर गाड़ियों के अंदर जो साइड मिरर होते हैं, हैंगिंग मिरर होते हैं। ठीक है, जबकि अगर हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट के अंदर कौन सा मिरर यूज किया जाएगा, कॉनकेव मिरर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ अ शिप मूव फ्रॉम अ फ्रेश वाटर इनटू सी वाटर इट विल, यानी कि अगर कोई आपका समुद्री जहाज है या फिर कोई कश्ती है, ठीक है, कोई जहाज है मान लीजिए, तो साफ पानी से समुद्री जल में जाता है, तो क्या होता है उसके साथ। तो यहां पर देखिए, यहां पर कॉन्सेप्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। किसका कॉन्सेप्ट है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। ठीक है, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि अगर डेंसिटी ज्यादा है, किसी भी चीज की डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो उसके अंदर जो चीजें डूबेगी वो कम डूबेगी। ठीक है, देखिए दो चीजें मान लीजिए कि एक आपके पास फ्रेश वाटर है, ठीक है, यानी कि मैं बात करूं कि फ्रेश इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि मान लीजिए कोई जहाज आपका, अब जहाज तो सेम ही है ना, जहाज तो नहीं चेंज हुआ। मान लीजिए कि यहां पर ये क्या था, फ्रेश पानी था, यहां पर क्या था, फ्रेश पानी था। ठीक है, और आगे मान लीजिए यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया समुद्री पानी, यहां पर क्या आ गया, समुद्री पानी आ गया, यहां पर क्या आ गया, समुद्री पानी, एक ही लेवल पे मान लीजिए। ठीक है, ये समुद्री पानी है आपका, और ये मान लीजिए आपका क्या है, फ्रेश वाटर। ये मान लीजिए आपका क्या है, फ्रेश वाटर है। ठीक है, अब यहां पर कोई जहाज चल रहा था, यहां पर क्या चल रहा था, कोई जहाज चल रहा था आपका। जैसे, क्योंकि इस पानी की अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो समुद्री पानी में क्या होता है, समुद्री पानी के अंदर होते हैं लवण। क्या होते हैं, लवण होते हैं। इसके कारण इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है।
समुद्री पानी के अंदर क्या होता है, लवण होते हैं, ठीक है, यानी कि साल्ट मिक्स होते हैं उसके अंदर, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और इस डेंसिटी जो ये फ्रेश वाटर है, ठीक है, ये जो आपका फ्रेश वाटर है, ये क्या है, ये साल्टेड वाटर है आपका, यानी कि साल्ट वाला वाटर है, ठीक है, और ये क्या है, फ्रेश वाटर है। तो जैसे ये इसकी डेंसिटी क्या है, अगर डेंसिटी इसकी मान लीजिए D1 है और इसकी मान लीजिए D2 है, तो डेंसिटी कौन सी ज्यादा है, D2 ग्रेटर देन है D1। डेंसिटी जो है लवणीय पानी की वो ज्यादा है फ्रेश पानी से। तो इसके अंदर जो कश्ती जो आपकी है या फिर जहाज जो आपका है वो कम डूबेगा, ठीक है, इसके अंदर ज्यादा डूब जाएगा, ठीक है, यानी कि इसके अंदर अगर ये लेवल है यहां तक डूबा हुआ है, तो इसके अंदर वो लेवल थोड़ा सा जहाज जो है अपने लेवल से ऊपर उठ जाएगा, अपने लेवल से क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, जहाज जो है अपने लेवल से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि इस पानी की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और इस पानी की डेंसिटी क्या थी, कम। ऐसे ही कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मान लीजिए कि अंडा है, ठीक है, उसको फ्रेश पानी में डाल दीजिए पहले, वो डूब जाएगा, लेकिन उसी पानी के अंदर आप नमक मिक्स कर दीजिए तो अंडा जो है वो डूबेगा नहीं, ठीक है, यानी कि साल्टेड जो आपका पानी है या जो मरीन वाटर है उसके अंदर जो अंडा है वो डूबेगा नहीं, ठीक है। इसका कारण भी क्या है, सेम आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्योंकि लवणीय जो पानी है आपका उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, उसके अंदर चीजें जो है वो आसानी से नहीं डूबती है। इसके अलावा आपसे कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेड सी जो है, डेड सी जो है उसके अंदर चीजें जो है डूबती नहीं है, जो मृत सागर है आपका उसके अंदर जो है वो आप सिंपल पानी के अंदर नहीं तैर सकते, ठीक है, उतनी आसानी से, जबकि डेड सी के अंदर आपको कुछ नहीं करना, सीधे तैरते रहोगे। तो वो क्यों, क्योंकि डेड सी उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत बहुत सारा लवण है, तो वहां पर जो जलीय जीव है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, वो मर जाते, तो इसलिए उसको डेड सी बोलते हैं। और क्योंकि बहुत सारा लवण है तो उस पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पर चीजें जो है वो डूबेगी नहीं, ठीक है। तो याद रखेंगे अच्छे से, क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे कि क्या हो जाएगा, राइज अ लिटिल हायर, यानी कि क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अपने लेवल से उठ जाएगा, थोड़ा ऊंचा उठ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, जो पहले जिस लेवल पे चल रहा था उससे क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पैसेंजर इज इन मूविंग ट्रेन टॉसेस अ 5 रुपी कॉइन, इफ कॉइन फॉल्स बिहाइंड हिम, यानी कि एक मान लीजिए क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है, ट्रेन के अंदर एक पैसेंजर है जो कि बैठा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर वो पैसेंजर बैठा हुआ है, इसने क्या किया, 5 रुपए का सिक्का उछाला ऊपर की तरफ, 5 रुपए का सिक्का जो है वो ऊपर की तरफ उछाल दिया मान लीजिए, ठीक है, और क्या कह रहा है कि सिक्का उसके पीछे गिर रहा है, सिक्का उसके पीछे गिर जाता है। अगर सिक्का इसके पीछे गिर जाता है देखिए पहली बात तो यह है कि आप जिस फ्रेम के अंदर होते हैं, मान लीजिए ट्रेन एक फ्रेम है, तो जैसे ही आप अपने हाथ में, आपके हाथ में कोई चीज है वो भी उसी फ्रेम से, मान लीजिए ये अगर इधर गति कर रही है तो वो चीज भी आपकी सेम टू सेम, जैसे मेरे हाथ में मान लीजिए ये है और मैं ट्रेन में बैठा हूं, ठीक है, और ट्रेन की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, तो मेरी स्पीड भी क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड। इसकी अगर ये लेके बैठा हूं मैं तो इसकी स्पीड भी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। और जैसे ही मैं इसको उछालूंगा ना तो जितनी ट्रेन की स्पीड है वो स्पीड इसमें भी ट्रांसफर हो जाएगी, इसको भी वही स्पीड मिल जाएगी, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की। लेकिन स्पीड जो है वो ट्रांसफर हो जाती है, ऐसे एक्सेलेरेशन ट्रांसफर नहीं हो पाता, एक्सेलेरेशन ट्रांसफर नहीं हो पाता। इसलिए अगर सिक्का पीछे गिर रहा है, अगर सिक्का पीछे गिर रहा है तो जरूर ट्रेन की स्पीड बढ़ रही होगी, जरूर ऐसा होगा कि ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है, और ट्रेन की स्पीड बढ़ने का मतलब क्या है कि वो एक्सेलेरेशन के अंदर है। किसके अंदर है, वो एक्सेलेरेशन के अंदर है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के अंदर हो सकती है आपकी ट्रेन। अगर डी एक्सेलेरेशन के अंदर होती तो सिक्का आगे गिरता, सिक्का क्या गिरता, आगे गिरता। अगर डी एक्सेलेरेशन के अंदर होते तो सिक्का क्या गिरता, आगे गिरता, ठीक है, जबकि एक्सेलेरेशन के अंदर होगी तो सिक्का पीछे गिरेगा, सिक्का क्या गिरेगा, पीछे गिरेगा। ध्यान रखेंगे, एक्सेलेरेशन के अंदर होगी तो सिक्का कहां गिरेगा, सिक्का गिरेगा पीछे। अगर यूनिफॉर्म डी एक्सेलेरेशन से होगी तो सिक्का क्या गिरेगा, आगे गिरेगा। और अगर यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी से हुई, यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी से हुई तो सिक्का गिरेगा हाथ में, उसके हाथ में ही दोबारा गिरेगा, जहां से उछाला है वहीं वापस गिर जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ब्लैक बोर्ड सीम्स ब्लैक बिकॉज इट, यानी कि ब्लैक बोर्ड जो है वो ब्लैक दिखाई देने का क्या कारण है,
देखिए अगर मैं बात करूं कि कोई भी कलर आपको दिखाई देता है, कोई भी कलर आपको दिखाई देता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, यानी कि जिस कलर की लाइट को जो भी चीज रिफ्लेक्ट करती है वो वैसी ही आपको दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और ये आपको रेड कलर का अगर दिखाई दे रहा है, तो हो क्या रहा है एक्चुअल में कि इसके ऊपर जो सनलाइट गिर रही है, सनलाइट के अंदर 7 कलर होते हैं विबग्योर, ये 7 कलर आपके सनलाइट के अंदर विबग्योर, और ये मान लीजिए आपको रेड कलर का, इसका मतलब ये है कि ये रेड कलर का तब दिखाई दे रहा है, इसने क्या किया, इसने जो आपका विबग्योर के अंदर जो विबग्यो ये वाला पैटर्न था, इसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, इसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और रेड कलर को इसने क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, तो आपकी आंखों के पास क्या पहुंचा, आपकी आंखों के पास रेड कलर पहुंचा, इसलिए आपको रेड दिखाई दे रहा है। अगर ये सारे की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, सारे की सारी लाइट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपकी आंखों के पास कुछ भी नहीं पहुंचेगा और आपको ब्लैक दिखाई देगा। जबकि अगर इसने सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया तो ये व्हाइट दिखने लग जाएगा। कैसा दिखने लग जाएगा, व्हाइट दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो कलर जो आपको दिखाई देते हैं उसका बेसिक कारण है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और जिस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं वही कलर आपको दिखाई देते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो वो आपको ब्लैक दिखाई देगा। यानी कि अगर ब्लैक बोर्ड आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर जितने भी लाइट गिर रही है, जितनी भी चीजें गिर रही है, वो सारे की सारी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्ट एवरी कलर, डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर, डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर। बी ऑप्शन से आपको क्या मिल गया, आंसर आपका मिल गया। बी ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन स्कूबा डाइविंग व्हाइल असेंडिंग टूवर्ड्स the water surface there is a danger of bursting the lungs, it is because of, यानी कि अगर आप स्कूबा डाइविंग में पानी की सतह की ओर बढ़ते हैं, मान लीजिए आप पानी के अंदर बहुत नीचे चले गए हैं, ठीक है, और एकदम से आप ऊपर आ रहे हैं, एकदम से आप क्या रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, तो आपके लंग्स के फटने का खतरा होता है, लंग्स के फटने का खतरा होता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, बॉयल्स लॉ है, गेल-ल्यूसेक लॉ है, या ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, ध्यान में रखेंगे। इसका कारण है आपका बॉयल्स लॉ। इसका कारण क्या है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, देखिए पानी के अंदर, मान लीजिए आप पानी के अंदर जैसे जैसे जा रहे हैं, मान लीजिए कि ये पानी है, और पानी के जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे ना, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता रहेगा। प्रेशर क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। प्रेशर क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। और बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम। प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आपके लंग्स के अंदर जो गैस जाएगी उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन जैसे ही आप नीचे से ऊपर आ रहे हैं, तो नीचे से ऊपर आएंगे तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम, तो ये क्या करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। और वॉल्यूम जो आपकी गैस जो आप लेके गए हैं लंग्स के अंदर, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा अगर, तो फेफड़े का फटने का खतरा तो रहेगा ना। अरे हाँ कि नहीं, तो फेफड़े के फटने का या लंग्स के फटने का खतरा रहता है। तो ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। ये है बॉयल्स लॉ के कारण। किसके कारण, बॉयल्स लॉ के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, हाफ पोर्शन ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आइस इज रैप्ड विद द व्हाइट पीस ऑफ क्लॉथ व्हाइल द अदर हाफ विद अ ब्लैक वन। यानी कि आपके पास आइस का एक टुकड़ा है, ठीक है, जिसका एक साइड आपने ब्लैक कपड़े से ढक दिया और एक साइड आपने व्हाइट कपड़े से ढक दिया। ठीक है, एक साइड आपने व्हाइट कपड़े से ढक दिया और एक साइड मान लीजिए आपने ऐसे कर दिया आपने, ठीक है, कि एक साइड आपने ब्लैक कर दिया, ब्लैक कपड़े से इसको ढक दिया, और एक साइड आपने क्या रखा, व्हाइट रखा। एक साइड क्या रखा आपने, व्हाइट रखा। ये ब्लैक वाला पार्ट हो गया और ये व्हाइट वाला पार्ट हो गया। तो क्या पूछना जाता है, क्या पूछना जाता है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट की तरफ हम नहीं जाते। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि जो व्हाइट कपड़े के नीचे आइस है वो जल्दी पिघल जाएगी, या फिर ब्लैक कपड़े के नीचे आइस जल्दी पिघल जाएगी, या फिर दोनों वाली आइस जो है वो एक साथ पिघलेगी, या फिर आइस पिघलेगी नहीं। तो पिघलेगी तो जरूर। देखिए ध्यान रखेंगे कि ब्लैक, मैंने अभी आपको बताया कि ब्लैक कलर, एक्चुअली में ब्लैक आपको क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सारी की सारी लाइट जो इसके ऊपर गिरेगी ना, उसको क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करता रहेगा। क्या करता रहेगा,
एब्जॉर्ब, जो भी इसके ऊपर रेडिएशन गिरेगी उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये सारी की सारी जो व्हाइट क्यों दिखाई देगा ये, क्योंकि सारी की सारी लाइट को ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ब्लैक कपड़ा जो है वो क्या करेगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसलिए तो सर्दियों के अंदर ब्लैक कपड़े ज्यादा पहनते हैं। ठीक है, सर्दियों के अंदर खास करके आपको राय दी जाती है कि ब्लैक कपड़ा आपको पहनना चाहिए, क्योंकि ब्लैक कपड़ा गर्म रहेगा, क्योंकि वो सारी की सारी जो भी उसके ऊपर रेडिएशन गिरेगी उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सीधी सी बात है कि इस वाला ये वाला जो कपड़ा है इसके नीचे जो आइस है उसको ज्यादा हीट मिल रही है, तो ये वाली जल्दी पिघल जाएगी और व्हाइट वाले लेट पिघलेगी। ऑप्शन के अंदर देखिए, आइस मेल्ट मोर इजीली अंडर ब्लैक, यानी कि जो आपका ब्लैक कपड़ा है, काली चादर के नीचे बर्फ अधिक आसानी से पिघलेगी। ये ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाई आर इनर लाइनिंग ऑफ हॉट वाटर गीजर मेड अप कॉपर, यानी कि जो गीजर आपके हैं उनकी जो इनर वॉल है वो कॉपर से क्यों बनाई जाती है, क्यों आयरन से क्यों नहीं बना दिया, आयरन से एल्यूमिनियम से क्यों नहीं बना दिया। ठीक है, कॉपर से ही क्यों बनाया, क्योंकि ध्यान रखेंगे कॉपर जो है वो आपका, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद स्टीम। अब सीधी सी बात है, एक बात है, गीजर के अंदर पानी गर्म करना है आप, और पानी गर्म करना है तो वहां पे भाप भी बनेगी। तो बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं जो पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर जाती है। जैसे सोडियम है तो वो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाती है। ठीक है, कैसा ही पानी उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी। जैसे पोटेशियम है, कैसा ही पानी उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल आपका आयरन है, तो आयरन आपका ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करके गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, भाप के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, ऐसे ही कॉपर जो है ना आपकी, वो क्या है, वो आपके किसी भी तरह के पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, यानी कि स्टीम के साथ वो अभिक्रिया नहीं करती। ठंडे पानी के साथ भी नहीं करेगी, गर्म पानी के साथ भी नहीं करेगी, और स्टीम के साथ भी नहीं करेगी। ठीक है, तो आपका गीजर जो है वो लंबे समय तक चलता रहेगा, इसलिए क्या बनाया जाता है, कॉपर का बनाया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या बताना है, द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ वाटर। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट किसको बोल रहे हैं। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ वाटर विद ग्लास इज एक्यूट। एक्यूट कौन सा होता है, 90 डिग्री से कम। और अगर बात करें ऑब्ट्यूज की तो वो कौन सा होता है, 90 से ज्यादा। ठीक है, तो कौन सा यहां पर एक्यूट एंगल होगा, कौन सा, ये तो बाद की बात है, पहले आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्लास है आपका, उसके अंदर आपने पानी डाल रखा है, कोई ग्लास है उसके अंदर आपने पानी डाल रखा है, या फिर कोई भी ग्लास के अंदर नहीं, ठीक है, कोई भी आपकी मान लीजिए कि टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर आपने क्या डाल रखा है, पानी डाल रखा है। तो आपने देखा पानी का सरफेस जो है ना वो इस तरह से रहता है, पानी का सरफेस जो है वो इस तरह से रहता है। किसी भी चीज के अंदर जब आप पानी डालते हैं, ठीक है, किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर जब पानी डालेंगे तो पानी का सरफेस जो है वो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यहां से अगर एक लाइन ड्रॉ कर दें, यहां से क्या कर दें, एक लाइन ड्रॉ हम कर दें, तो ये वाला जो एंगल बनता है ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। ऐसे ही ये तो हो गया पानी का। अगर वाटर की बात करें, किसकी बात करें, वाटर की बात करें, जबकि मरकरी का ऐसा नहीं होता। अगर मरकरी को किसी के अंदर डाले ना तो मरकरी ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला एंगल बनेगा, और ये वाला जो एंगल बनेगा इसको, ये वाला एंगल, ये वाला क्या बनेगा, एंगल बनेगा। ठीक है, ये वाला थीटा, ये इसको बोलेंगे एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ मरकरी विद ग्लास। ये मान लीजिए ग्लास है आपका, ये ग्लास है, तो ये वाला एंगल छोटा होगा और ये वाला एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो मरकरी का जो ये मान लीजिए HG है इसके अंदर मरकरी, तो HG का जो ग्लास के साथ एंगल होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, जबकि पानी का जो ग्लास के साथ होता है वो कैसा होता है, वो आपका एक्यूट एंगल होता है। तो ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे, द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ वाटर विद ग्लास इज एक्यूट व्हाइल ऑफ मरकरी विद ग्लास इज ऑब्ट्यूज। तो ध्यान में रखेंगे, ये ऑप्शन क्या क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। कांच के साथ पानी का संपर्क कोण न्यून कोण है, जबकि कांच के साथ पारे का संपर्क कोण अधिक कोण है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, न्यून कोण 60 डिग्री से कम होता है। वैसे न्यून कोण क्या होता है, 60 डिग्री से कम, और अधिक कोण की बात करें तो 90 से ज्यादा। 90 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये 90 से ज्यादा होगा और ये क्या होगा, 60 से कम होगा।
ठीक है। तो अच्छे से क्या रखेंगे, इस चीज को माइंड में रखेंगे। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, और पानी का ग्लास के साथ कैसा होता है, और मरकरी का ग्लास के साथ कैसा होता है। ठीक है, मरकरी का ग्लास के साथ होता है ऑब्ट्यूस यानी कि अधिक कोण, और पानी का अगर ग्लास के साथ बात करें तो वो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है यानी कि न्यून कोण होता है। ठीक है, तो अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। और ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छे से समझ में आ गए। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जो है वो क्वेश्चन का डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करते ही मैं आपको आंसर भी एट ए टाइम कर दूंगा कि इसमें ये वाली चीज आएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास जो है काफी अच्छी लगी, काफी आपने एंजॉय किया है। चलिए मिलते हैं आपसे एक और बेहतरीन और शानदार क्लास के साथ। टिल देन टेक केयर।